बताइए, सब लोग आवाज़ सबका क्लियर है? थोड़ा सा बता दीजिए, फिर आज हम लोग चलेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा बता दें कि थोड़ा सा गले में थोड़ा सा दर्द है। देखते हैं, जब तक जितना होगा क्लास में मज़ा आएगा। ठीक है, जितना देर हो सके। आज वीडियोज़ एनिमेशन हम आपको कम दिखाएंगे, कल पूरा 2 वीडियोज़ हम आपको दिखाएंगे जो एकदम आज जो पढ़ाएंगे उस सारी चीज़ों को पूरा एकदम क्लियर करेगा, आपको कन्फ्यूजन को दूर करेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए शशि रंजन, दीपक कुमार, एनबडी। आज अपना हेडिंग लिखेंगे हम लोग क्या, डीसी जनरेटर। और डीसी जनरेटर की बात करें, सॉरी डीसी मोटर, और डीसी मोटर जो आधारित होता है वो डीसी जनरेटर पर आधारित होता है। डीसी मोटर जो है वो डीसी जनरेटर पर आधारित होता है। और एक बात हम आपको बता दें कि डीसी जनरेटर जो है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट, जो कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर का है सेम वही जनरेटर हम लोग सीधे मोटर के रूप में प्रयोग करने वाले हैं। फर्क बस इतना है कि हम लोग डीसी जनरेटर में यांत्रिक शक्ति देते थे, यानी कॉइल को घुमाते थे और उससे हम लोग को क्या मिलता था, विद्युत मिलता था, यानी इलेक्ट्रिक पावर मिलती थी। यानी जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता था। लेकिन ये जस्ट उसका अपोजिट है। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और ये खुद ब खुद क्या करेगा, घूमेगा। इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे और ये खुद ब खुद क्या करेगा, घूमेगा, रोटेट करेगा। तो घूमता है, उस पर जो सांप पे आपको शक्ति मिलता है वो यांत्रिक शक्ति होता है। क्या होता है, वो आपको शक्ति जो मिलता है वो एचपी में मिलता है। और एचपी यानी हॉर्स पावर, जिसको सीधा पूरा बोलते हैं बीएचपी, ब्रेक हॉर्स पावर। वैसे इसके अंदर में जो पैदा होता है ना उसको बोलते हैं आईएचपी। ये सब भी आपको ध्यान में रखना है, बीएचपी और आईएचपी। आईएचपी किसी भी मोटर के अंदर में पैदा होता है, यानी डेवलप्ड पावर होता है। और लॉसेस इत्यादि के बाद जो हम लोग को पुली पर या शाफ्ट पर जो आपको मिलता है वो होता है बीएचपी। बीएचपी यानी ब्रेक हॉर्स पावर, आईएचपी यानी इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। ये भी आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्या होता है, इंडिकेटिंग हॉर्स पावर। इंडिकेटिंग हॉर्स पावर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब यानी ये जो आपको शक्ति है वो यांत्रिक शक्ति है। इसमें हम लोग क्या देंगे, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। आइए एक डायग्राम के अनुसार समझते हैं। जब किसी मोटर में हम लोग क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे यानी विद्युत ऊर्जा देंगे, ठीक है, विद्युत ऊर्जा देंगे तो वो आपको क्या देगा, यांत्रिक एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी देगा। इसी कहानी को समझने के लिए हम लोग पूरा मोटर को देखेंगे, इसके स्पीड, इसका गति नियंत्रण, सारा चीज हम लोग देखेंगे। याद रखिए कि इसका उपयोग जो मोटर पे लोड लगाते हैं, तब मोटर पे लोड कौन सा लगाते हैं, क्या करते हैं, मोटर में फीता लगाते हैं, धनकुटिया मशीन, पंपिंग सेट, टंकी में पानी चढ़ाना है, ये सब जो लोड हम लोग लगाते हैं ये यांत्रिक लोड है। क्या है, यांत्रिक लोड। विद्युतीय लोड के अकॉर्डिंग बात करें तो जैसे हम बल्ब जलाते थे, पंखा चलाते थे, टीवी चलाते थे, फ्रिज चलाते थे, वो इलेक्ट्रिकल लोड था जो जनरेटर पर लगता था। किस पर लगता था, जनरेटर पर लगता था। इस बात को ध्यान से सुनिएगा, ठीक। अब थोड़ा एक लाइन जो पारंपरिक है उसको हम लोग देखते हैं कि डीसी मोटर जो अपना है वो क्या करता है, विद्युत, ये जो मशीन है विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है। ठीक है, वही बात है, मैकेनिकल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसको जो रेटिंग होता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसकी जो रेटिंग होती है वो होता है किसमें, एचपी में। हम बोले कि जब मोटर खरीदने जाते हैं आप, तो आप कहते हैं 2 HP, 1 HP, 8 HP, 5 HP। ये क्यों बोलते, ये होता है
हॉर्स पावर, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब भी मोटर खरीदने जाते हैं तो 2 HP उस पर दिखता है। जो मोटर का नेम प्लेट होता है ना, उस पर 2 चीज़ें लिखी होती है। वैसे कंपनी आजकल चोरी करता है, बताना नहीं चाहता है। बताना चाहिए उसको कि ये कितना पावर लेगा तो कितना पावर आउटपुट में देगा और कितना पैदा करेगा। तो उसमें अगर हम लोग HP लिखा हुआ मिलेगा तो एक आपको ये मिल सकता है, अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको मिलेगा, एक मिलेगा IHP। IHP का मतलब है कि इलेक्ट्रिकल पावर जो आप दिए पार से, उसमें कितना शक्ति उत्पन्न हुआ, और उत्पन्न शक्ति के बाद आपको साफ पर कितना मिलता है। साफ पे जो हमको मिलेगा आउटपुट, वही ना हमारा वैल्यू होगा जी। अब मान लीजिए ऊर्जा बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट में कम आ रहा है, तो ऐसा मोटर या जनरेटर किसी काम का नहीं है। तो ये कह रहा है कि आपने कितना इलेक्ट्रिकल पावर दिया, वो मैकेनिकल पावर में कितना कन्वर्ट हुआ। तो आप इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो आप जो दीजिएगा इसको, तो इसको वाट में दीजिएगा, ठीक है। वाट में हम लोग विद्युत पावर देते हैं, विद्युत शक्ति किस में देते हैं, विद्युत पावर इलेक्ट्रिकल पावर वाट में देते हैं। अब एक बात आपको बताइए, इसमें आउटपुट में अपन क्या लेते हैं, HP या BHP। तो HP को हम लोग वाट में बदलने के लिए सीधा क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 746 से। ये इलेक्ट्रिकल वालों के लिए ज़्यादा 746 यूज करता है। अगर किसी क्वेश्चंस में आपको कह दिया जाए मीट्रिक या ब्रिटिश, उस हिसाब से देख लेंगे तो ये ब्रिटिश सिस्टम का है, अपना मीट्रिक सिस्टम में 735.5 लिखते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों को याद रखना पड़ता है, ठीक है। एकदम चले बेसिक टू बेसिक बात कर रहे हैं धीरे धीरे, और धीरे धीरे जैसे आप समझते जाएंगे अचानक से ये, ठीक है, HP में होगा। उसी तरह से जो आपका जनरेटर का रेटिंग था, जनरेटर खरीदने जाते हैं तो कितने किलोवाट पावर आउटपुट देता है, तो उसका रेटिंग होता है जनरेटर का KW में, ठीक है। ये 2 चीज़ें आपको याद हो गया होगा, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। AC मोटर हो या DC मोटर हो, कोई भी मोटर हो, रेटिंग उसकी HP में होती है, क्योंकि मोटर हम लोग HP में ही बात करते हैं बाबू, ठीक है ना। अब एक बात आपको बताएं, ये तो फिलहाल ये वीडियोस अभी नहीं चलाएंगे, क्योंकि अभी हम आपको पहले कंस्ट्रक्शन ये सब आपको जनरेटर में बताएं, प्रिंसिपल भी आपको पहले बताते हैं। कोई भी जो DC मोटर है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए थोड़ी सी बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि DC मोटर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आपको विद्युत चुंबकीय प्रेरण याद है या नहीं याद है तो मैग्नेट में जाकर के जरूर देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन सब आपको पता है। आप जरा सा सुनिएगा, हम अभी बता रहे हैं, क्योंकि कोई भी हाल में आपको छूट देंगे, आप पूरा याद रखिएगा, ये पॉसिबल नहीं रहता आप लोग के लिए क्योंकि रिवीजन नहीं करते हैं। चलिए, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं और ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जैसे ये फिगर आप देख रहे हैं, ये N पोल है और ये आपका S पोल है, ठीक है। अब ये फिगर को हम पहले इधर ड्रॉ करते हैं अलग अलग से, आप वहां से मिला लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अपना पोल होता है एक N और दूसरा पोल होता है S। आप लोग बताइए जनरेटर या मोटर जो बनाए जाते हैं वो सामान्यतः कितने पोल के बनाए जाते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये आपको पता है कि मोटर या जनरेटर सामान्यतः कितने पोल के बनाए जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बताइए। देखिए मोटर जनरेटर सामान्यतः जैसे बोल दिए सामान्यतः, तो सामान्यतः 4 पोल के बनाए जाते हैं, ठीक है। ये बेवजह 4 पोल होता है सामान्यतः, ठीक है। और जो मिनिमम पोल होता है, कम से कम पोल की बात करें तब 2 पोल होता है, क्योंकि 2 पोल से कम पे काम चलेगा ही नहीं। ये दोनों बातें आराम से याद रखिएगा, सामान्यतः 4 पोल के बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन और बनाते सीखते समय हम लोग मिनिमम 2 पोल का यूज करते हैं, मिनिमम 2 पोल का मोटर जनरेटर आपको बनेगा मिनिमम, ठीक है, सामान्यतः 4 पोल के, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है। चुंबकीय फ्लक्स निकल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स निकलती है, ये जाता है किधर, N से S की तरफ, ठीक है। जैसे ये फ्लक्स इधर से इधर जाएगा, और दूसरी बात ध्यान दीजिए, इधर देखिए कि जैसे हम लोग सप्लाई देंगे, यह है कम्यूटेटर सेगमेंट, यहाँ होता है ब्रश, ठीक है। जैसे इस ब्रश के माध्यम से हम सप्लाई देंगे तो इसमें पॉजिटिव दे रहे हैं ना,
और इसमें निगेटिव दे रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो करंट जब भी बहेगी तो इस तार में करंट बहेगी, और इस तार में करंट बहेगी तो ये इधर से इधर आएगा और इसमें इधर से इधर आएगा। देखिए बहुत आसान से बता रहे हैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट को समझते जाना है। अगर आप ये चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र में करंट बह रही तार को रख दिए, थ्योरी ये कहता है, ये बताया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब यहां पर कि मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है उसको सुनिएगा, ध्यान से सुनिए। जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में करंट बह रही तार को अगर रखते हैं, किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में, तो इस तार पे एक बल अनुभव होता है, यानी एक फोर्स एक्सपीरियंस होता है, जिस बल के कारण ये घूमने की कोशिश करता है, जिस बल के कारण यह घूमने की कोशिश करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो थ्योरी है ये कैसे काम करता है, इसमें एक बात और याद रखना है। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में पूछता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर तो कार्य करता है, लेकिन मोटर जब चलता है तो किस सिद्धांत के अकॉर्डिंग चलता है, ये दूसरी बात इसमें आपको समझाने का कोशिश करता है, जो क्वेश्चन में टू द पॉइंट पूछ के आपको कंफ्यूज करता है। अब सुनिए, जैसे आप शुरुआत में जस्ट यही बोले, किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत अगर किसी करंट बह रही तार को रखेंगे, तो सबसे पहली बात, अगर इसमें करंट बहेगी तो इतना बात तो पता है कि इसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। बताइए, किसी तार में अगर करंट बहती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, इसके बारे में किसने बताए थे? बता दीजिए, थोड़ा सा मन ही मन बोल लीजिए, ताकि हमको भी थोड़ा सा आत्मा को संतुष्टि मिले कि हम जो बता रहे हैं क्या मेरे बंधु समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। जरा बताइए। बहुत ही फर्स्ट क्लास है, बहुत ही इत्मीनान से चलिए, कोई भी कंफ्यूजन को पहले दूर करके रखना है। छोड़ दीजिए, इस बात को आपको याद नहीं है, याद रखिए, ऑर्स्टेड साहब बताए थे। ठीक है, ये मैग्नेट में हम आपको बताते हैं। कौन बताते हैं? ऑर्स्टेड साहब बताते हैं। अब आइए, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है, ये है आपका उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये मेन क्षेत्र है ना, जो हम करंट देने के बाद चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। ठीक है, तो एक बात समझिए कि ये फ्लक्स, ये भी फ्लक्स तो काटता है इसको, और ये चुंबकीय क्षेत्र मेन फ्लक्स का विरोध करता है। इस फ्लक्स से कटेगा तो इसमें आपको पता है कि एक ईएमएफ पैदा होगा, जिस ईएमएफ को हम लोग बोलेंगे बैक ईएमएफ। क्या बोलेंगे? बैक ईएमएफ। ये हम लोग आगे अभी जस्ट चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि जनरेटर में जब पढ़ते थे, जब फ्लक्स कटता था, ठीक है, फ्लक्स में परिवर्तन होता था, तो हम लोग चलिए ध्यान से सुनिए, आवाज ठीक है ना? अब देखिए, जब यही शुरू करते जहां से आपको बताए थे, जब किसी तार में करंट बहती है, ये चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। यह चुंबकीय क्षेत्र मेन चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करता है। इसके विरोध को हम लोग क्या बोलते हैं? जो विरोध होता है
जिसके वजह से ये चुंबकीय क्षेत्र इसका विरोध करता है। ये किस नियम के अनुसार करता है? ये करता है लेंज नियम के अनुसार। किस नियम के अनुसार? लेंज नियम के अनुसार। तो विरोध करता है तो ये रोटेटिंग होता है, ये घुमाने वाला भाग होता है जिसको आर्मेचर कहते हैं। तो ये आर्मेचर क्या करेगा? घूम जाएगा। घूम जाएगा तो मोटर चलने लगेगा। इसी सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, अब आइए, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन तो होता है, फ्लक्स में चेंजिंग या परिवर्तन तो होता है, उसका लेंज लॉ के सिद्धांत पर एक कार्य करता है। आप इसी को, ये फिगर चाहे इसी फिगर को आप बना लीजिएगा, यही बेहतर फिगर आपका है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम साइड हो जाते हैं, इसको बना लीजिएगा। ये फिगर भी वही है। अब देखिए ये जो काम करता है ये कैसे काम करता है। डीसी मोटर में घूमने की दिशा, ये मोटर का जो आर्मेचर है वो किधर घूमेगा, वो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड नियम के अनुसार हम लोग पता लगाते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इस पे कैसे फॉलो होगा ये बात अभी हम आपको बताने वाले हैं। पहले इसको क्लीन करते हैं और कुछ लाइन लिखा हुआ है जिसको थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। ये जो बल होता है वो किस पर डिपेंड करता है, ये फॉर्मूला आपको पूछा जाता है, ये याद रखिए। जब करंट बह रही कंडक्टर को, यानी करंट कंडक्टर को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है, अर्थात कंडक्टर पे एक बल अनुभव होता है। वही बात हम आपको बताए ना, चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी कॉइल को रखेंगे तो बल अनुभव होगा, वो घूमने का कोशिश करेगा। इसी सिद्धांत पे मोटर घूमता है। अब थोड़ा सा बात समझिएगा, ये जो बल है ये बल किस पर डिपेंड करता है, तो याद रखें ये जो आपका फ्लक्स है ना, जो कॉइल को काटेगा तो ये फ्लक्स करंट होता है बी। ठीक है, और इसमें जो करंट हम लोग दे रहे हैं वो होता है आई, और कंडक्टर की लंबाई होती है एल। और याद रखें कंडक्टर और फ्लक्स के बीच में, जैसे ये कंडक्टर है और ये फ्लक्स के बीच में, तो ये 90 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री सब पे फ्लक्स करता है। ये देखिए, ध्यान देखिए। ठीक है, तो कह रहा है कि हम मैक्सिमम फोर्स की अगर बात करें तो फ्लक्स और कंडक्टर के बीच जो डिग्री होगा, जो डिग्री बनेगा वो कितना? 90 डिग्री। तो इसको साइन 90 बोलते, क्या बोलते हैं? साइन 90। और आप जानिए मैक्सिमम डिग्री की बात 90 की है तो सब लोग जानते हैं कि साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो साइन 90 का 1 होगा, तो यहाँ पर अगर साइन थीटा हम लिख भी दे, यहाँ पर अगर साइन थीटा लिख भी दे तो साइन 90 होगा और साइन 90 का मान होता है 1। तो ये हो जाता है BIL। बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है, बी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी। और याद रखिए फ्लक्स डेंसिटी बी बराबर होता है φ/a, और फाइ की इकाई होता है वेबर, और φ/a क्या? एरिया, प्रति एरिया। इस एरिया में कितना फ्लक्स निकल रहा है तो एरिया लिखते हैं। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर इसकी इकाई होती है। आई क्या है? कंडक्टर में करंट, जो करंट इसमें बह रहा है इस पर भी डिपेंड करेगा ना बल। जितना ज्यादा हम लोग करंट देते हैं मोटर उतना स्पीड घूमता है, ये बात पता है सबको। अब एल कंडक्टर का लेंथ, किसमें? मीटर में। कह रहा है कि ये जो घूमेगा इसमें मोटर के जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ये क्या करता है? घूमने का कोशिश करता है, इस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये हम आपको अभी समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा इस फिगर को। अभी जो हम आपको समझाएंगे उसको देख करके आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किधर से किधर घूमेगा। अब इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग साहब के लेफ्ट हैंड रूल में क्या बताया जाता है एक बार आपको समझा देते हैं एक लाइन में, क्योंकि ये बताया गया है, हर बार बताओगे तो फिर दिक्कत है। याद दिलाते हैं हम आपको, समझिएगा। फ्लेमिंग साहब कहते हैं कि ये हम लोग मोटर जानते हैं। मोटर में इतना बात बताइए, हम लोग जो विद्युत सप्लाई देंगे ये डीसी है, तो डीसी में पॉजिटिव नेगेटिव तो हमको पता होता है। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपको पता है तो आपको ये तो पता है ना करंट किस दिशा में जाएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगी। तो यहां अगर देखें, अगर इसमें देखिए, यहां देखिए, ये देखिए, इधर इसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। ये भले फिगर का अलग हिसाब है, ये पॉजिटिव है, प्लस बना, ठीक, और ये आपका नेगेटिव है। तो करंट इधर से घुसेगा, इधर से निकलेगा, निकलेगा। तो करंट का डायरेक्शन जो अंदर की तरफ जाता है तो आपको पता है ये क्रॉस चिन्ह बताता है, और जब बाहर की तरफ आता है तो डॉट बताता है। ये लेना आपको जनरेटर बताते समय बता दिए थे। करंट जब अंदर की तरफ जा रही होती है तो क्रॉस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, और जब करंट बाहर की तरफ आ रही होती है तो उसको डॉट चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ये बात तो क्लियर बताया आपको। अपना ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट। अगर आपको समझ में आ जाएगा पूरा खेल खत्म है कॉन्सेप्ट पर। अब फ्लेमिंग साहब कहते हैं इसके बाएं हाथ के नियम के अनुसार
तीनों उंगली को परस्पर 90 डिग्री पर रखते हैं। आप जरूर मोबाइल को रख दीजिएगा ईमानदारी से, ठीक है, मेरी बात को मानिएगा। आप मेरे से अगर सीखते हो तो पहले उसको एक्सेप्ट करना भाई, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी। एक बार सीख लोगे, किसी को भी बताओगे, एकदम ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ गया कि भाई हम एकदम प्रैक्टिकली बता सकते हैं। देखिए तीनों उंगली बाएं हाथ का, इसमें सबसे पहले हम बताए थे कि जो अंगूठा होता है ये गति की दिशा को बताता है, गति यानी घूमने की दिशा को। ये जो बीच वाला है ये फील्ड को बताता है, फादर वाला उंगली है। मदर यानी मोशन, फादर यानी बाप वाला, मदर फादर, उन दोनों से होता है चिल्ड्रेन। लेकिन चिल्ड्रेन मतलब करंट, लेकिन इस मोटर में आप क्या देते हैं, करंट तो देते हैं, तो करंट तो देता है, आपको पता है, करंट की दिशा आपको पता है, ठीक है। एक चीज समझिए, अब करंट की दिशा आपको पता है और दूसरा ये जो फील्ड है, फील्ड चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी आपको पता है। इसमें क्या पता नहीं होता है किसी मोटर में कि मोटर किस दिशा में घूम जाएगा, ये पता नहीं है आपको। क्लॉकवाइज घूम जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा ये नहीं पता है, यही पता करना है। इसी को पता करने के लिए फ्लेमिंग साहब लेफ्ट हैंड नियम का लागू पालन किया, तो कह रहा है कि बाएं हाथ की जो उंगली है ना ये घूमने की दिशा बताएगा। तो पहले इन दोनों को तो पता कर ले, ये किधर लगा है, उसी से पता चल जाएगा कि आपका मोटर किस दिशा में घूमेगा। दिमाग स्थिर करिए, आइए सेट करते हैं। आप मेरे साथ बाएं हाथ की उंगली को एक बार सेट करिएगा, ईमानदारी से बताते हैं। देखिए इसमें ये है फ्लक्स की दिशा, तो फ्लक्स किधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, जा रही है, तो इस उंगली को हम लोग इधर से इधर देते हैं, ठीक है। अब देखिए कि जो करंट है, चाहे कोई एक कॉइल है एक कॉइल है, दोनों कॉइल में बारी बारी से चेक कर लेंगे। इस कॉइल में अगर बात करें तो देखिए इस कॉइल में जो है करंट है ऐसा और फ्लक्स है ऐसा। जो उंगली के बाद जिसमें पता है उसको उस उंगली को उस तरफ घुमा दीजिए। करंट फ्लक्स की दिशा पता है तो फ्लक्स दिशा में ये उंगली दे दीजिए, करंट पता है तो करंट की दिशा में ये उंगली दे दीजिए। अंगूठा किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो इस पर जो बल लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा। अब आइए दूसरे कॉइल में, दूसरे कॉइल में जब आइएगा तो करंट देखिए अंदर की तरफ है, तो ये करंट वाला उंगली को कर दो अंदर, लेकिन ये वाला उंगली उसी दिशा में होना चाहिए। अंगूठा किधर चला गया, नीचे, तो अंगूठा बताता है बल की दिशा, यानी इस कंडक्टर पे बल नीचे की तरफ लगेगा, लगेगा। और ये जो आपका मोटर है ये क्लॉकवाइज घूम जाएगा, ठीक है। इसी से आपको दो चीज सीखने को मिलेगा। अगर करंट का डायरेक्शन बदल दीजिएगा आर्मेचर में, इसका मतलब इस दिशा को अगर बदल दीजिएगा तो घूमने का दिशा बदल जाएगा, क्योंकि ये वाला फिक्स है अभी, ठीक है। तो अगर इस करंट के डायरेक्शन को, आर्मेचर के करंट के डायरेक्शन को केवल बदलोगे तो ये घूम रहा था इधर, ये घूमने लगेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, वैसे हम सर्किट डायग्राम से भी समझाएंगे, यहाँ इसलिए बता देते हैं कि ये बातें आपको आसान हो सकता है लग जाए। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन वही है, नहीं बदल सकते हैं, तो आप जानिए कि ये फ्लक्स के मान का बदल दीजिए। कैसे, तो फील्ड का मान, फील्ड मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट लगता है यहाँ पर, ये परमानेंट मैग्नेट नहीं लगता है, तो एन इधर बन जाएगा और एस इधर बन जाएगा, तभी ये घूमने का दिशा बदल देगा, ठीक है। अब फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को लगा के देखिएगा, ये बारी बारी से बदल के, केवल ये या तो केवल ये, एक बार इसको बदल के देखिएगा या तो इसको बदल के देखिएगा, ठीक है। चले अब ये है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंडर के अनुसार घूमने की दिशा पता लगाया जा सकता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब है एक लाइन आपको बता दें कि डीसी मोटर में कंडक्टर की घूमने की दिशा उत्पन्न विद्युत भाग बल फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार रूल से ज्ञात किया जाता है। यही बात तो है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ये ज्ञात किया जाता है, ठीक है, याद रहे आपको। अब आइए, अच्छा एक बात बताइए, ये जो घूमेगा, कोई भी मोटर जो घूमेगा उसकी स्पीड किस पर डिपेंड करेगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछता है, पूरा कैलकुलेशन डेरिवेशन के साथ हम आपको बताते हैं, लेकिन डेरिवेशन आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ लाइन टू द पॉइंट याद रखना है। लेकिन समझाने के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, एट द टाइम पूछिए, थोड़ा सा बोलिए। मशीन है, इस बात का हम आपको विश्वास दिलाते हैं, गारंटी तो दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। अगर आपकी चाहत है तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि मशीन हम
स्पेशल मशीन में कोई दिक्कत आपको नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। वैसे कोई चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा, जितना मशीन आपको टफ लगता है ना, जितने आसान से हम आपको बताएंगे। बस एक काम करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप अपनी कसम खुद खा के करिएगा कि मैग्नेट और जनरेटर को एक बार देख के अगले क्लास में भी आप आइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, मोटर एकदम हराई हराई खत्म हो जाएगा। चले, क्लियर है बाबू? बोला करिए। चलिए, अब इसमें हम लोग चलते हैं कि जो अपना जो बैक ईएमएफ है ना, बैक ईएमएफ इन डीसी मोटर यानी विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं, बैक ईएमएफ। विरोधी विद्युत वाहक बल यानी आर्मेचर विरोध करेगा मेन फ्लक्स का, तभी तो आर्मेचर घूम पाएगा यानी रोटेट कर पाएगा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा समझाते हैं आपको। जब एक बात आपको पता होना चाहिए, हम यहाँ थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो आपको बेटर समझ में आएगा। ये एन है और ये एस है, इससे फ्लक्स निकल रहा है। इसके बीच में हम लोग आर्मेचर यानी कंडक्टर कॉइल रखते हैं, इसमें हम लोग सप्लाई देते हैं। ठीक है, सप्लाई देते हैं। ठीक है, आप देखिए, जब इसमें आप दिए तो इसको जो सप्लाई देते हो ना बाबू, इसको टर्मिनल वोल्टेज बोलते हैं। हम लोग जो सप्लाई देंगे किसी मोटर को तो क्या देंगे? सप्लाई वोल्टेज देंगे। लेकिन सप्लाई वोल्टेज हम लोग देंगे उसको VT या V से सूचित करते हैं। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज भी कह सकते हो कि मोटर के टर्मिनल पर जो वोल्टेज आप देते हो वो टर्मिनल वोल्टेज होगा या सप्लाई वोल्टेज, दोनों एक ही बात है कि सप्लाई ही टर्मिनल पर जाएगा। ये फ्लक्स काटेगा तो इसके वजह से इसमें एक ईएमएफ पैदा होगा, इसको बोलेंगे बैक ईएमएफ। यानी हिंदी में बोले पूरा पूरा तो विरोधी विद्युत वाहक बल बोले। क्या बोलेंगे? विरोधी विद्युत वाहक बल। इंग्लिश में कहें तो बैक ईएमएफ बोलेंगे, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ मतलब बैक विरोधी ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विरोधी विद्युत वाहक बल। ठीक है, अब इसके वजह से इसमें एडी करंट बहेगी, तो ये जो होगा ना बैक ईएमएफ, इसको हम लोग EB से सूचित करेंगे। किसे सूचित करेंगे? EB से। किससे सूचित करेंगे? EB से। अब EB बराबर क्या होगा? जो EG होता था ना, देखिए वही कंडक्टर, वही फ्लक्स, कंडक्टर को Z बोलेंगे, फ्लक्स फाई होगा कि नहीं होगा? ये तो घूमेगा ना N, तब ना फ्लक्स कटेगा, तो इसमें अलग ईएमएफ पैदा होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला वही लिखना है आपको यहां पर। देखिए, बैक ईएमएफ की बात करें तो सीधी सीधी बात है कि सबसे पहले टर्मिनल वोल्टेज जो होता है, तो बैक ईएमएफ हम आपको यहां पर लिख देते हैं कि EB बराबर फाई ZN/P/60 A। और एक बात जान लीजिए, इतना चीज तो आपको बताए थे कि जो पोल बन जाता है मोटर का वो नहीं बदलता है। ठीक है, तो भाई पोल जो है, पोल और ये जो इसका Z का मतलब क्वाइल जो अंदर में डाल दीजिएगा, तो क्वाइल नहीं बदलते, क्वाइल को नहीं बदलते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि स्पीड बढ़ाने, मोटर का स्पीड बढ़ाते हैं तो झोला में क्वाइल रखे रहिएगा, निकाल करके उसमें लगा दीजिएगा, अब स्पीड का मन बढ़ जाएगा, नहीं। तो क्वाइल जो है, क्वाइल यानी Z, तो Z भी नहीं बदलने वाला है। दूसरा, आर्मेचर वाइंडिंग दो प्रकार के होते हैं, आपको बताइए कि लेप वाइंडिंग या वेव वाइंडिंग। तो लेप वाइंडिंग अगर मशीन बना दिया गया तो वेव वाइंडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो लेप वाइंडिंग वाला ही रहेगा। तो Z, तो वाइंडिंग में जो करंट के रास्ता होगा वो A का मान ये सब कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये सब कांस्टेंट हो जाएगा, इसका चर्चा और आगे करेंगे, पहले इतना देख लीजिए। आप समझिए जरा सा, बैक ईएमएफ ये टर्मिनल वोल्टेज है, तो टर्मिनल वोल्टेज कैसे पता चलेगा? आपको पता करना है तो सबसे पहले जो उसके अंदर में बैक ईएमएफ पैदा होगा EB। ठीक है, और जब सप्लाई आप देते हो, ध्यान से सुनना, जो सप्लाई इसमें देते हैं इसका तार का रेजिस्टेंस R होगा, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस RA, आर्मेचर में जाने वाली करंट IA, पूरा क्लियर बताया, आर्मेचर धारा IA और आर्मेचर का रेजिस्टेंस RA।
तो खपत वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर। तो आर्मेचर का निकाल रहे हैं, तो आर्मेचर का खपत वोल्टेज आई ए इंटू आर ए। ठीक है, तो एक लाइन में समझिए कि टर्मिनल वोल्टेज निकालने का मतलब ये बैक ईएमएफ प्लस आर्मेचर में जो खपत हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना सप्लाई आप दिए ये आपको पता चल जाएगा। तो फॉर्मूला के तौर पर अगर बात करें इसमें, तो देखिए आपको बता रहे हैं यहां पर क्लियरली। देखिए V बराबर EB, EB क्या है? बैक ईएमएफ, IARA आर्मेचर वाला। जब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। एक लाइन दिमाग में रखिएगा, बैक ईएमएफ जो पैदा होगा वो मोटर में पैदा होगा। तो जब हम लोग सप्लाई वोल्टेज देंगे, क्या देंगे? सप्लाई वोल्टेज देंगे तो EB पैदा होगा। तो बताइए कौन बड़ा होगा, A बड़ा होगा या B बड़ा होगा? बताइए, थोड़ा ध्यान दीजिए, A बड़ा होगा या B बड़ा होगा? सप्लाई वोल्टेज अधिक होगा कि बैक ईएमएफ अधिक होगा? देखिए हम लोग सप्लाई वोल्टेज अधिक होता है, ठीक है, तो सप्लाई वोल्टेज अधिक होता है तो B बराबर EB प्लस IARA। यहीं से अगर EB निकालना है बैक ईएमएफ, तो बैक ईएमएफ बराबर हो जाएगा, यहीं से निकालिए V माइनस IARA। इसको इधर ले आइए, आपको पूछेगा आर्मेचर करंट कितना होगा, तो यहां से IA निकल जाएगा, यहां से IA निकल जाएगा। तो देखिए ये देखिए V माइनस EB, ठीक है, RA भाग में चला आया तो ये हो गया IA। ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला तो पूछ ही लेता है डायरेक्ट, ये सब फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख दिया जाता है। अगर आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ये मिल जाएगा वहां पर। ठीक है, अब इससे आपको बैक ईएमएफ निकालने के लिए इस पर जो न्यूमेरिकल्स आएगा तो एक न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बताएंगे, एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देखेंगे, उसको सीखेंगे। आज ही पता चल जाएगा कि कैसे सवाल इस पे कैसे पूछा जाता है। ठीक है, ये भी पता चल जाएगा। इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट? एनीबॉडी? बताइए, सब क्लियर है? चलिए अब इसमें हाँ नो डाउट लिखिएगा, नहीं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी को दिक्कत है या समझे तो दो बात है, समझे तो यस होना चाहिए, डाउट है नो। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कौन आदमी समझे बोले तो नो लिखा, कौन आदमी डाउट बोलते। नो डाउट है तो नो डाउट लिखना है, क्लियर है तो सीधा, कोई कंफ्यूजन नहीं हो तो इससे बढ़िया लिख दीजिए क्लियर है। चलिए क्लियर है तो इसको क्लियर करते हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी जो बताने वाले हैं उससे आपको 3 तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा कॉन्सेप्ट स्पीड का इसी टॉपिक पर आधारित होता है। स्पीड कब बढ़ेगा, स्पीड कितना होगा, स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करेगा, किसके समानुपाती होगा, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, ये हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चलिए, तो एक हेडिंग में टॉपिक आपका रहेगा क्या कि डीसी मोटर में गति किससे सूचित करते हैं बाबू? गति यानी एन, गति ध्रुव फ्लक्स। तो ध्रुव फ्लक्स क्या होता है? ध्रुव फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो निकलता है फाई, तो एन और फाई के बीच में संबंध। ठीक है, तो ये स्पीड और ध्रुव फ्लक्स के बीच में क्या संबंध होता है इसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से गौर से सुनिएगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन होगा तो हमसे आज पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो डीसी मोटर है उसमें पोल तो होगा, है ना। तो अभी जस्ट एक फॉर्मूला आपको बताएं, EB बराबर 5ZNP बटा 60 है। और इसी में हम आपको बताए थे कि ये जो है इसमें पोल जो हम लोग मोटर तैयार कर लेते हैं और कंडक्टर जो कॉइल डाल देते हैं और आर्मेचर का जो वाइंडिंग करने का तरीका है, ये सब तो बनाते समय फिक्स हो जाता है, यानी ये कांस्टेंट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब तो बचेगा क्या, थोड़ा हम पहले सॉल्व कर देते हैं, बाद में लिखा हुआ वो भी आ जाएगा। तो ये EB बराबर हो जाएगा फाई और एन हो जाएगा। जरा ध्यान से देखिए, अब इससे एक चीज देखिए, ठीक है, यहाँ 2 कैटेगरी में इसको लिख देते हैं। अगर
बैक ईएमएफ का मान बढ़ाओगे, ठीक है, तो देखिए यहां पर से क्या होता है कि जब ईबी का मान बढ़ेगा, अब फ्लक्स, तो मान लीजिए कि पोल आपका फिक्स है, पोल आपका फिक्स है, तो फ्लक्स का मान तो निश्चित निकलेगा। जैसे दो पोल है तो फ्लक्स तो निकल रहा है, ये तो नहीं बदलेगा। जब फ्लक्स नहीं बदलेगा तो स्पीड के मान को अगर बढ़ाना है आपको, तो क्या करेंगे, बैक ईएमएफ अधिक होना चाहिए। तो बैक ईएमएफ कब अधिक होगा, जब सप्लाई वोल्टेज अधिक देंगे तो बैक ईएमएफ अधिक पैदा होगा। इसका मतलब इसको अलग से लिखें तो लिख सकते हैं ईबी, सॉरी, एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ईबी। ओहो हो, ईबी बराबर फाइव एन, तो यहां लिख सकते हैं एन समानुपाती ईबी, यानी बैक ईएमएफ का मान बढ़ेगा तो स्पीड का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। दूसरा, इसी से अगर ये नहीं बदले, बैक ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं हो, ठीक है, तो बैक ईएमएफ में कोई परिवर्तन नहीं हो तो याद रखिए कि तब फ्लक्स का मान जब बढ़ाओगे तो स्पीड का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5, यानी ये देखिए एन स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/5। इसका मतलब याद रखिए ईबी का मान बढ़ेगा तो स्पीड का मान भी बढ़ेगा, ये लाइन याद रखिएगा। फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो स्पीड का मान घटेगा। बोले सर ये बात बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कैसे, तो एक चीज और याद रखिए, ये दो पोल का है तो फ्लक्स फाई निकाल रहा है, अगर चार पोल का हो जाएगा, अगर चार पोल का हो जाएगा तो फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। तो याद रखिए मोटर में जब पोल की संख्या बढ़ेगी, जब मोटर में पोल बढ़ेगा, ठीक है, तो गति का मान कम होगा, गति कम होगा, क्योंकि देखिए फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो गति का मान कम होगा, लेकिन होगा क्या, ताकत बढ़ेगा। जैसे छोटा सा एग्जांपल देने के लिए, याद रखने के लिए एक चीज बताते हैं कि गाड़ी के गियर को अगर आप कम करते हो, गाड़ी के गियर को कम करते हो तो स्पीड कम हो जाता है, क्या ताकत कम होता है, जिसको टॉर्क कहते हैं। तो अगर गाड़ी के गियर कम हो रहा है, तो गियर कम हो रहा है तो टॉर्क बढ़ता है, ताकत बढ़ेगा, स्पीड कम हो रहा है। इसका मतलब वही समझिएगा, अगर पोल का मान बढ़ रहा है तो फ्लक्स का मान बढ़ रहा है, ताकत बढ़ रहा है, ताकत मतलब टॉर्क, टॉर्क बढ़ रहा है और स्पीड डिक्रीज हो रहा है। ये फार्मूला से भी आपको स्पष्ट है। इसी में अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गमछी झाड़ बिहारी पर बला आदत है, आप लिख लीजिए, हम लाइन टू लाइन बोल देते हैं, पहला स्टार दे करके आपको कि मोटर में, ठीक है, लिखना है आपको कि मोटर में गति जो है बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है। मोटर में गति जो है वो बैक ईएमएफ के समानुपाती होता है, यानी लिखिएगा ईबी के समानुपाती होता है। उस लाइन के नीचे, उस लाइन के नीचे ये वाला लिख दीजिएगा ताकि दोनों चीज आपको समझ में आ जाए। टीसी मोटर में स्पीड बैक ईएमएफ के समानुपाती होगा, अर्थात बैक ईएमएफ का मान बढ़ाएंगे तो स्पीड का मान बढ़ेगा, ये वाला लिख देना है, ठीक। दूसरा जो लिखना है, दूसरा जो लिखना है वो लिखना है कि डीसी मोटर में गति फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात ये भी कह सकते हो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। डीसी मोटर में गति फ्लक्स के विलोमानुपाती होता है, और ये वाला जो लिखा हुआ है इसको लिख लीजिएगा उस लाइन के नीचे, तो दो लाइन आपको मिल जाएगा, जो कि इसको देखने से आपको समझ में नहीं आता है या भूल जाते हैं। आपको लगता है कि सर ये डेरिवेशन किए थे, इसका कोई मतलब, समझाने के लिए किए थे, लेकिन वो जो निचोड़ है वही लिखा जाएगा। इसका मतलब इसमें देखिए थोड़ा क्लियर आपको बता दें, ये लिखा हुआ है, आपको लिखना होगा एकदम प्रॉपर लिख लीजिएगा इसमें, और इसके बाद जो दो लाइन लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में ये वाला लिखिएगा, ये वाला, और दूसरा लाइन में ये वाला लिखिएगा। समानुपाती स्पीड बैक ईएमएफ का और स्पीड व्युत्क्रमानुपाती फ्लक्स का, यानी इतना माइंड सेट कर लीजिए कि फ्लक्स का मान जैसे बढ़ेगा तो सीधा समझिएगा गति का मान घटेगा। अर्थात ये भी कह सकते हो कि मोटर में पोल का मान बढ़ेगा तो गति का मान कम होगा।
ठीक है, चलिए अगला ये एक क्वेश्चन है जिसको हम लोग डील करेंगे अभी जस्ट, और इसके आधार पर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो आप जरूर सॉल्व करिएगा। आइए क्वेश्चन में पहले डाटा को हम लोग देखेंगे। डाटा क्या दिया हुआ है, कह रहा है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट पर काम करने वाली एक डीसी मोटर है, इसका मतलब, और कह रहा है कि विरोधी विद्युत वाहक बल 110 वोल्ट है। इन दोनों डाटा में आप हमको समझाइए कि जो सप्लाई वोल्टेज है वो कौन सा होगा और जो बैक ईएमएफ होगा वो कौन सा होगा, ये आप हमको बताइए। ठीक है, पहले आप बताइए कि ईबी में ईबी या वीटी कौन होगा। ये अगर समझ जाते हैं तो फार्मूला केवल लिखना है और सवाल को सॉल्व कर देना है। ईबी बराबर इन दोनों में से कौन होगा, क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको। ईबी कौन होगा, ईबी कौन होगा, ईबी होगा 110। चलिए अच्छी बात है। ये सप्लाई वोल्टेज जिस जो हम मोटर को देंगे, अभी अभी बताएं कि इन दोनों में से सप्लाई वोल्टेज जो होगा वो बड़ा होगा और जो बैक ईएमएफ होगा वो छोटा होगा। ये बात तो क्लियर रूप से बताए थे, बोले थे। ये बात पढ़ते समय अगर पढ़ते तो ध्यान रखा करिए। ईबी जो है वो आपका 110 वोल्ट है और जो सप्लाई वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है। ये स्पष्ट है। अब आइए, कह रहा है कि आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है, आर्मेचर प्रतिरोध RA बराबर में दिया हुआ 0 पॉइंट कितना दिया, 0.5 ओम। कह रहा है कि आर्मेचर में धारा कितना होगा, तो आर्मेचर धारा को हम लोग किससे लिखते हैं, आर्मेचर धारा होता है IA। आर्मेचर धारा IA बराबर क्या होता है, IA बराबर फॉर्मूला लिखिए, अभी जस्ट बताएं कि ये बताएं कि टर्मिनल वोल्टेज या साइड में लिख देते हैं, IA आपको निकालना है। तो IA बराबर क्या लिखेंगे, IA बराबर V माइनस EB बटे RA, यही लिखा है ना अभी, जस्ट ये फॉर्मूला लिखा है और आपको हम बोले थे कि बाबू इसको याद कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ गया ना टू द पॉइंट में। अब इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ लिख सकते हैं सप्लाई वोल्टेज 120 दिया हुआ है ये वाला, और माइनस में बैक ईएमएफ कितना दिया हुआ, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट है और आर्मेचर का प्रतिरोध 0.5। इसको कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा कितना, 10 बटे 0.5। IA का मान निकल रहा है और डिवाइड कर लीजिए, ये होगा 20 एम्पियर। क्या हुआ, 20 एम्पियर हो गया। इसमें किसी को डाउट है, क्लियर, सब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, यही छोटी छोटी बातें, आप फार्मूला पढ़ लीजिए, फार्मूला पर कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, आप फार्मूला पे क्वेश्चंस लेके आते हैं उसको बना लीजिए, फिर फार्मूला आपको याद हो जाएगा। आप काम ऐसा करिए ना, पढ़िए फिर लिखिए फिर सॉल्यूशन करिए फिर कैलकुलेशन करिए, फार्मूला लिख के करिए। शुरुआत में 2-4 बार लिखना पड़े, लिख लीजिए, बाद में केवल सॉल्व करके आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन के साथ ये सब लिख लीजिएगा। अब इसके बाद आपको दूसरा जो बताने वाले हैं, ये देखिए, ये आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिए क्या है। ठीक है, हमें तो लगता है कि इस क्वेश्चन को आप डील करके आइए और कम से कम आपके ऊपर भी कोई काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप अगर आप इस क्वेश्चन को देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा, ये क्वेश्चन आप बना के लाइएगा। अगर ये क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा तो फिर हम सॉल्व तो करेंगे आगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार अपने मन से बनाइएगा, फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें हम लोग टॉर्क के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, टॉर्क के बारे में। तो ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, परिभाषा आपको भले पता है कि नहीं, हमको नहीं पता। टॉर्क एक घुमाव शक्ति है, किसी एक्सिस पर लगने वाला बल है, लेकिन आपको परिभाषा याद नहीं होता है। आप 11th में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, 7th में पढ़ते हैं, लेकिन टॉर्क यानी बलाघूर्ण का परिभाषा आपको याद नहीं होता। एकदम हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि 95% लोगों को फार्मूला याद हो सकता है। किसी कोई कहेगा किसी एक्सिस पर, किसी केंद्र पर घुमाव बल
ये तो बोल लेते हो, क्या इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं समझ पाते हो? थोड़ा सा आज हम बताने की कोशिश करते हैं, और याद रहे हम आपको बता दें 99% चांस है कि आप टॉर्क समझ जाओगे। अगर ये आज टॉर्क नहीं समझे, इससे बेटर एग्जांपल हमें नहीं लगता है कि आपको कोई देने वाला है। आइए 2-3 चीज आपको दिखाते हैं और एक छोटी सी कहानी के साथ इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, टॉर्क क्या होता है? टॉर्क सब लोग जानते हैं कि जो पुली पर, शाफ्ट पर, मशीन के शाफ्ट पर जो घुमाव बल पैदा होता है उसी को हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये तो बात है समझने की, बताया जा रहा है कि हाँ ये जो पैदा हो रहा है ये टॉर्क है। ये टॉर्क भी एक प्रकार का बल है। शर्त इतना है कि टॉर्क में 2 तरह से बल लगते हैं। 2 बल के मिलने के बाद जो नया बल पैदा होता है उसको टॉर्क कहते हैं। लेकिन जब सीधा सीधा बल की बात करते हैं, देखिए क्या बोले हम लोग, टॉर्क को हिंदी में बलाघूर्णन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बलाघूर्णन। बलघूर्णन लिखा हुआ, बलाघूर्णन लिखना। तो बलाघूर्णन का मतलब 2 बल लगेगा इसमें। कहीं सर आप तो अजीब बात बोल रहे हैं। देखिए जैसे ये कोई वस्तु है, ठीक है, इसको जब धक्का दीजिएगा तो इसमें फोर्स लगेगा, ये सीधा सीधा जिस दिशा में बल लगाइएगा वस्तु भी उसी दिशा में गति करेगा, तो इसको सीधा सीधा हम लोग बल बोलते हैं। और इसकी इकाई होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन। ये सब लोग जानते हैं, ये है ना। लेकिन बलाघूर्णन क्या होता है? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताएं, ये समझिए कि एक चाबी वाला कार है। अब बउआ को मिल गया, बच्चा को, छोटा बच्चा को। अब बच्चा के मन में ख्याल आया कि ये हम यहां बैठे हुए रहे, तो बच्चा क्या किया, लाइन खींच दिया। घर पे था, एक लाइन खींच दिया ऐसा, एक कार आया उठा करके यहां रख दिया, चाबी भर दिया इसके अंदर। ठीक है, और जैसे चाबी भर दिया तो इस पर बल लगेगा। तो बच्चे के दिमाग में आया कि ये क्या जुगाड़ हो कि ये इस पर घूमे, इस लाइन पर घूमे, तो बच्चा को खुश होता है एकदम, वाह वाह क्या मजा आ रहा है। लेकिन बच्चा दिमाग क्या लगा सकता है, आप बताइए तो। इस हम पूछ रहे थे कि इसको घुमाने के लिए बच्चा क्या कर सकता है, तो हम थोड़ा समझा देते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। आप नहीं लिख पाए, आपके मन में होगा सर बच्चा रस्सी बांध देगा, कोई कहेगा कि इसको घुमा सकता है। हेलो, लेकिन हम एक बात आपको बता देते हैं, न रस्सी है उसके पास न कुछ है। बच्चा एक काम कर सकता है, जैसे चाबी दिया, जैसे चाबी देगा तो कार सीधा भागेगा। ध्यान से सुनिएगा, सीधा भागेगा। बच्चा क्या करेगा, थोड़ा उसके दिमाग में आया कि ये इधर जा रहा है ना, इसको धक्का थोड़ा इधर से अगर दे दिया जाए तो ये कार ये इधर भागेगा, फिर सीधा जाएगा, फिर बच्चा इधर से फोर्स लगाएगा, फिर कार इधर भागेगा। तो मेरे कहने का मतलब यहां समझ लीजिए कि एक बल कार लगा रहा है F सीधा, और एक बल लग रहा है केंद्र की तरफ। तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा केंद्र पर घुमाने के लिए, तो केंद्र से इस कार का डिस्टेंस, कार को इसको त्रिज्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसमें एक बल इधर से लगाएं, एक बल कार लगा, सॉरी एक बल कार लगाया, लेकिन इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट बल जो लगा उसको हम लोग टॉर्क कहते हैं। अब उतना डीप में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर पता चलेगा कि हम आपको इतना डीप में जाते हैं, लड़का हमको कंप्लेन करता है ऑफिस में सर बहुत डीप बताते हैं। तो समझ लीजिए, थोड़ा समझना पड़ेगा यार। तो बच्चा बार बार केंद्र की तरफ बल लग रहा है, जिसको आपने क्या कहते, अभिकेंद्री बल कहते हो। तो वैसा बल, जिस बल के कारण कोई भी वस्तु या कोई भी चीज अपने केंद्र के चारों तरफ घूमता हुआ रहता है। तो ये बल और ये बल, सॉरी ये बल, दोनों बल ना, तो ये होता है F R
कॉस थीटा होता है। लेकिन कॉस थीटा मतलब ये बल इस बल के बीच की डिग्री, लेकिन हम लोग 90 डिग्री लेकर चलते हैं, इसीलिए हम लोग हमेशा सॉल्व या कोई भी फार्मूला ड्राइव करेंगे तो इकाई यूनिट लेकर के चलते हैं। जैसे इकाई यूनिट का अगर फार्मूला लेकर चलते हैं तो डिग्री कुछ भी हो उसका मान आपको निकल जाता है। जैसे 10 रुपये के जी पूछेगा कि 10 रुपये के जी है, कैसा है आलू, तो 10 रुपये के जी है, तो आप 250 ग्राम का भी निकाल सकते हो। तो आप भी जब भी मार्केट में जाते हो तो कोई पूछते हो पर के जी रेट, ठीक है। तो यहां देखिए, एक ही और देख लीजिए, रेडियस जितना बड़ा होगा, यानी मान लीजिए ये आपका है रिंच, इसको खोल रहे हैं, तो ये जब यहां पर हम लोग क्या करें, ये है ना, ये जो बल है, ये देखिए, ये बल जो है ना ये टॉर्क कहलाता है, ये जो बल है ये भी टॉर्क कहलाता है। दो तरीके से लगाते हैं, तो टॉर्क क्या होता है F इंटू आर, जो आप फोर्स लगाते हैं वो, और इसका रेडियस होता है ये। अगर देखिए, अगर ये यहाँ नजदीक में पकड़ लीजिएगा तो पता सोच में आ गया होगा कि नॉट बोल्ट खुलेगा। अगर ये यहाँ पकड़ने वाला है, एकदम बोल्ट के नजदीक पकड़ लीजिएगा तो ये आपसे खुलेगा नहीं, नाक में दम हो जाएगा। तो आप दूर क्यों पकड़ते हो? दूर पकड़ने का मतलब इस पर जो बल लगेगा वो इसके रेडियस आर और इस पर लगने वाला बल इसके गुणनफल के बराबर लगेगा। यानी टॉर्क बराबर क्या होगा, टी बराबर होता है एफ इंटू आर। एफ क्या हुआ, अब हम थोड़ा सा क्लियर करके आपको बता दें कि एफ क्या होता है। एफ होता है फोर्स और जिसकी यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है। और ये जो आपका रेडियस है, रेडियस होती है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या, जिसका यूनिट लिखते हैं हम लोग मीटर में, ठीक है। तो इसका जो यूनिट होगा टॉर्क का, बलाघूर्ण का जो यूनिट फॉर्मूला तो एफ इंटू आर होगा ही, और इसका जो यूनिट होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो याद रखिएगा बलाघूर्ण का जो इकाई होता है वो न्यूटन मीटर होता है। बोले सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे हैं कि फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। तो एक बात जान लीजिए, हम जो पढ़ा रहे हैं ना, क्योंकि अपना जो मोटर घूमने वाला है ना, तो मोटर जो एक चक्कर घूमेगा, एक चक्कर लगाएगा, उस पर क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। वो फोर्स हम लोग किससे देंगे, इलेक्ट्रिक पावर से देंगे। तो देखेंगे कितना इलेक्ट्रिकल पावर देते हैं और घुमाने में कितना पावर खर्चा होता है, तो कितना पावर पैदा करेगा। तो मोटर जो घूमेगा तो पावर लगेगा ना जी, तो वो पावर को किससे पैदा होगा, इलेक्ट्रिक पावर से। तो दोनों को देखना पड़ेगा कि आपने टोटल इलेक्ट्रिक पावर कितना दिया और यांत्रिक पावर आपको कितना मिला, ठीक है। तो ये टॉर्क के बारे में केवल हम आपको बताए हैं, ठीक है। अब आगे जो टॉर्क पे आधार पर बात करेंगे कि आर्मेचर टॉर्क का फॉर्मूला जो है, ये जो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ता है TA बराबर 5ZI60A, बस यही याद रखना है केवल। इसको कैसे ड्राइव करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज बस इतना ही रखिए कि आज इसको हम ड्राइव करने लगेंगे तो आपको लगेगा सर आज कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है, फिर आपके दिमाग में थोड़ा सा लोड हो जाएगा। इसीलिए कल आपको कुछ वर्किंग प्रिंसिपल के वीडियोज और वर्क कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा वीडियो दिखाएंगे, फिर इसी को चालू करेंगे। न्यूमेरिकल बताने के बाद आप लोग याद दिला दीजिएगा कि न्यूमेरिकल सर बताना है। Welcome to Easy Read.